तीसरा प्रश्न है, शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम भरे होते हैं जो अंडाणु के निषेचन। मैं हूं अजय कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रामदीन पब्लिक स्कूल में। आज हम सभी क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं में क्यों स्थित होता है। ऑप्शन दिया है, शुक्राणुओं के स्थानांतरण के लिए लंबी नलिकाएं रखने हेतु। बी ऑप्शन दिया है, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक वृषण के कम तापमान को बनाए रखने हेतु। सी ऑप्शन दिया है, वृषण के आसपास दाब को कम रखने हेतु। और डी ऑप्शन दिया है, भारी मात्रा में शुक्राणु जमा करने हेतु। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी सही है। बी ऑप्शन जो है आपका सही है। वृषण जो है हमारे शरीर के बाहर स्थित होता है ताकि हमारे शरीर के तापमान से वृषण कोश का तापमान कम रहे। और आगे प्रश्न ये भी पूछता है कि वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है, तो आप लगाएंगे 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस। 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है वृषण कोश का सामान्य तापमान से कम रहता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन कहां होता है। मानव मादा में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहां होता है। ए ऑप्शन दिया है गर्भाशय यानी यूट्रस। बी ऑप्शन दिया है अंडाशय यानी ओवरी। सी ऑप्शन दिया है फेलोपियन नली यानी फेलोपियन ट्यूब। और डी ऑप्शन दिया है योनि यानी वेजाइना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, मैं इस प्रश्न का जवाब आपके लिए छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम भरे होते हैं जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। ए ऑप्शन दिया है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बी ऑप्शन दिया है मध्यखंड यानी मिडिल पीस। और सी ऑप्शन दिया है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम। और डी ऑप्शन दिया है पूंछ यानी टेल। इस प्रश्न का उत्तर है सी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, अग्रपिंडक। ये ऑप्शन जो है सही है। शुक्राणुओं के किस भाग में एंजाइम भरे होते हैं जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं, तो अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम में। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न दिया है, गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है। गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया है पेरीमेट्रियम। दूसरा ऑप्शन दिया है मायोमेट्रियम। तीसरा ऑप्शन दिया है एंडोमेट्रियम। और चौथा ऑप्शन दिया है एपिथेलियम। इसमें से कौन सा उत्तर सही है, आप जल्दी जवाब दीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें एंडोमेट्रियम होगा, यानी गर्भाशय की भीतरी परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य किस हार्मोन को उत्पन्न करना होता है। ए ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन। बी ऑप्शन दिया है प्रोजेस्टेरॉन। सी ऑप्शन दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और डी ऑप्शन दिया है ऑक्सीटोसिन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए आप लोग। इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां नंबर प्रश्न है, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे एमसी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मासिक चक्र के दौरान अंडे का उत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन सामान्यतः किस दिन होता है। ए ऑप्शन दिया है 1 से 5 दिन। बी ऑप्शन दिया है 5 से 10 दिन। और सी ऑप्शन दिया है 14वें दिन। डी ऑप्शन दिया है 28वें दिन। इस प्रश्न का उत्तर
जो है सी है, यानी मासिक चक्र के 14वें दिन अंडा उत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? अंडाशय में, बी ऑप्शन दिया है वृषण पालिका में, सी ऑप्शन दिया है शुक्रजनन नलिकाओं में के बाहरी अंतराली स्थान में, और डी ऑप्शन दिया है अधिवृषण में। इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए जल्दी। सी ऑप्शन में होगा, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी अंतराली स्थान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 8वां है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन कौन से हैं? GnRH, LH, FSH, एंड्रोजन, बी केवल टेस्टोस्टेरॉन, सी केवल FSH, और डी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन, ये ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है GnRH, LH, FSH, एंड्रोजन, ये शामिल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा से बाहर निकलते हैं? ए ऑप्शन दिया है वीर्यसेचन यानी स्पर्मिएशन, बी ऑप्शन दिया है अस्खलन यानी इजैकुलेशन, सी ऑप्शन दिया है शुक्राणु जनन, डी ऑप्शन दिया है निषेचन। प्रश्न दिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा से बाहर निकलते हैं? तो इसका आंसर है वीर्यसेचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मानव अंडे में विदलन किस प्रकार का होता है? 10वां नंबर प्रश्न है, मानव अंडे में विदलन किस प्रकार का होता है? ए ऑप्शन दिया है पूर्ण और असमान, बी ऑप्शन दिया है पूर्ण और समान, सी ऑप्शन दिया है आंशिक, डी ऑप्शन दिया है सतही। इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, पूर्ण और समान। 11 नंबर प्रश्न है, भ्रूण के गर्भाशय में अंतः स्थापन के बाद भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन दिया है एंड्रोमेट्रियम के स्राव से, दूसरा ऑप्शन दिया बी ऑप्शन दिया है प्लेसेंटा से, सी ऑप्शन दिया है एमनियोटिक द्रव्य से, और डी ऑप्शन दिया है फेलोपियन ट्यूब से। इसमें ऑप्शन जो है बी सही है, बी ऑप्शन जो है सही है, यानी प्लेसेंटा से। गर्भाशय में अंतः स्थापन के बाद भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक्रोसोम किसका रूपांतरण है? एक्रोसोम किसका रूपांतरण है? ए ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन दिया है गाल्जी का, सी ऑप्शन दिया है केंद्रक, और डी ऑप्शन दिया है सेंट्री। तो इसमें ऑप्शन जो है गोल्गी बॉडी होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निषेचन के समय द्वितीयक oocyte अपना द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कब पूरा करता है? ए ऑप्शन दिया है अंडाशय से बाहर निकलने पर, बी ऑप्शन दिया है गर्भाशय में प्रवेश करने पर, सी ऑप्शन दिया है शुक्राणु के संपर्क में आने पर, और डी ऑप्शन दिया है जन्म से पहले। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन आप लोगों को ये सी नंबर जो दिख रहा है शुक्राणु के संपर्क में आने पर, यह ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
14 नंबर प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? एंड्रोजन का स्राव करना, बी शुक्राणु बनाना, सी नर जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, डी निषेचन में मदद करना। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन सही है? यानी सर्टोली सेल्स जो हैं नर जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मानव गर्भावस्था की अवधि लगभग कितने सप्ताह होती है? 28 सप्ताह, 32 सप्ताह, 38 से 40 सप्ताह, 45 सप्ताह। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि मानव गर्भावस्था की अवधि लगभग कितने सप्ताह होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। वीर्य का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन दिया है अम्लीय लगभग 6.5, बी ऑप्शन दिया अत्यधिक क्षारीय हाईली बेस लगभग 8.5, सी ऑप्शन दिया हल्का क्षारीय स्लाइटली बेस लगभग 7.3 टू 7.5, डी ऑप्शन दिया है उदासीन यानी न्यूट्रल लगभग 7.0। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी पुरुष का जो वीर्य होता है सीमन, उसका पीएच मान क्या होता है? यहां से दो तरह से पूछेगा प्रश्न, पूछेगा कि पुरुष का जो वीर्य होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आपको बताना है जवाब कि पुरुष का जो वीर्य होता है वह क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, लगभग 7.3 टू 7.5, यानी सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहां से दो प्रश्न बनेंगे। पहला तो पूछेगा कि वीर्य का पीएच मान क्या होता है और वीर्य अम्लीय होता है या क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्धचक्र मेनेस्ट्रुअल साइकिल की किस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण होता है? अर्ध प्रावस्था, मेनेस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, सी ऑप्शन दिया है ल्यूटियल फेज और डी ऑप्शन दिया है सेक्रेटरी फेज। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अर्धचक्र की किस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण होता है? अर्ध प्रावस्था, पुटकीय प्रावस्था, पित्त पिंड प्रावस्था, स्रावी प्रावस्था, कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है, पुटकीय प्रावस्था में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल पुरुष जनन तंत्र में पाई जाती है? यह भी बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल पुरुष जनन तंत्र में पाई जाती है? बार्थिलोन ग्रंथि, प्रोटिस्ट ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और डी जो दिया है पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि दिया जो है वह पुरुषों में पाई जाती है दिए गए ऑप्शन में? इसमें प्रोटिस्ट ग्रंथि, ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में लगभग कितने शेष बचते हैं? इसमें ऑप्शन कौन सही है? पहला दिया है 1 से 2 मिलियन, दूसरा दिया है 60,000 से 80,000, सी ऑप्शन दिया है 500 से 1000 और डी ऑप्शन जो है दिया है 10,000। इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रसव पैचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और एलएच। प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपका जो होगा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और एलएच कौन होगा? जल्दी बताइए आप लोग। इसमें होगा ऑक्सीटोसिन, जो हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।